हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था माही रिवर को लेकर के। तो माही रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, माही रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश स्टेट से होता है। उसके बाद में राजस्थान स्टेट के सर्दर्न पार्ट में ये एंटर करती है और लास्ट में गुजरात स्टेट से फ्लो करती हुई गल्फ ऑफ खंबात में अपने आप को मर्ज करती है। हमारे इंडिया की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें से एक है माही रिवर। यहाँ पर मैप में आपको शो हो रहा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, और आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो यहाँ पर ये माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है। एक बार राजस्थान में एंटर करते समय और दोबारा राजस्थान से जब गुजरात में एंटर करती है उस समय। तो यहाँ पर अगर हम माही रिवर को व्यू कर पा रहे हैं तो ये माही रिवर जो है वो उल्टे यू आकार में फ्लो करती हुई हमें दिखाई देती है। तो उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी के रूप में भी जाना जाता है माही रिवर को। ये माही रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस प्रोग्राम के इम्पोर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 10 to 15 स्टूडेंट्स के अलग अलग हम ग्रुप बनाएंगे। हर ग्रुप को मेंटोर जो है वो आपको अलॉट किए जाएंगे और जो आपके मेंटोर हैं वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे। अब टारगेट किस चीज़ के दिए जाएंगे, तो जो भी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है जिसमें आपका स्टैटिक पार्ट प्लस में करंट अफेयर पार्ट दोनों को यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। स्टैटिक पार्ट में एनसीईआरटी प्लस में स्टैंडर्ड बुक्स, साथ में करंट अफेयर्स में लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर आपका कवर करवाया जाएगा। जो भी आपको टारगेट देंगे उनको एमसीक्यू से एक तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा। एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ओके, कल से 1 नवंबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके मंथली चार्जेस 599 पर मंथ इसके चार्जेस रहेंगे। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और अभी गुजरात में जो मोरबी एरिया है वहाँ पर मुच्छू रिवर के ऊपर जो सस्पेंशन ब्रिज था वहाँ पर जो इशू देखने को मिला, इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इस मोरबी ब्रिज कोलैप्स की एक अच्छे लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि किन इश्यूज की वजह से ये इशू जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये सस्पेंशन ब्रिज जो था उसमें कोलैप्स देखने को मिला। अब कल एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि ये जो आर्टिकल है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। देखो, आप ये जो इशू है इसको आप डिजास्टर वाले पार्ट से, जो हमारा GS3 वाला पार्ट है, उससे आप रिलेट कर सकते हो। साथ ही साथ में गवर्नेंस वाले पार्ट से इसको रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में मोरबी एरिया, साथ ही साथ में जो मच्छू रिवर है वो न्यूज़ में है, उसके थ्रू आप इसको रिलेट कर सकते हो। सस्पेंशन ब्रिज जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे जो भी न्यूज़ है उनमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको लेकर के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी बना दिए जाते हैं। जैसे कि अब इस आर्टिकल में मच्छू रिवर और जो मोरबी एरिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सस्पेंशन ब्रिज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टर्म आई है कि मोरबी। देखो, गुजरात का जो मोरबी एरिया है वो सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमारे इंडिया का 70% सिरेमिक प्रोडक्शन जो है वो यहीं पर देखने को मिलता है। सिरेमिक से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो है वो इंडस्ट्री यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई है। तो इसलिए मोरबी जो है वो न्यूज़ में है और मोरबी जो है आपको पता होना चाहिए कि सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए फेमस है। दूसरी बात है यहाँ पर मच्छू रिवर की। तो मच्छू रिवर जो है उसका एक स्मॉल रिवर है, गुजरात से इसका ओरिजिन होता है मालदा हिल्स से, और उसके बाद में रन ऑफ कच्छ में अपने आप को मर्ज करती है। ओके, तो यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ था। सस्पेंशन ब्रिज मतलब यहाँ पर एक सेकेंड,
इस तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज के नाम से आप जिसको जान सकते हो, तो यहाँ पर वायर के थ्रू जो है उसको कनेक्टिविटी दी गई थी, यहाँ पर दो साइड से जॉइंट करके, और कनेक्टिविटी जो है वायर के थ्रू, इस तरीके से हैंगिंग इसको किया गया था। ओके, तो यहाँ पर ये जो सस्पेंशन ब्रिज है, अगर हम पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज की बात करें तो वो जापान में है, और इसकी जो लेंथ है वो 1991 मीटर है। ओके, और इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका नेम है आकाशी काइकयो ब्रिज। ओके, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई मोरबी को लेकर के, मच्छू रिवर को लेकर के और सस्पेंशन ब्रिज को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर अक्टूबर मंथ का जो जीएसटी रेवेन्यू जो कलेक्शन हुआ उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं कि टाइम के साथ में अगर हम व्यू करें तो थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। अगर हम लास्ट मंथ से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी में जो एक बूस्टअप है, क्योंकि कोविड के बाद में अगर हम व्यू करें तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला था, लेकिन ये जो अपग्रेडेशन हो रहा है इसकी वजह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो दोबारा से अपनी रिवाइवल स्टेज में जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखो आरएलडी चीफ ने यूपी के जो स्पीकर हैं असेंबली के, उनको एक लेटर लिखा है अपनी तरफ से कि अभी कुछ टाइम पहले समाजवादी पार्टी के जो सीनियर लीडर है आजम खां, उनको डिस्क्वालिफिकेशन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बेसिस पर कि हेट स्पीच केस में उनको कन्विक्शन जो है उनको मिल गई, इसी के बेसिस पर उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब यहाँ पर बीजेपी पार्टी से जो रूलिंग पार्टी है उसी से रिलेटेड एक एमएलए हैं, और उनको भी 2013 के जो मुजफ्फरनगर रियोट्स केस हैं उनमें उनको भी कन्विक्शन मिली है। तो इसके बेसिस पर बोला गया है कि जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इक्वल होने चाहिए और उनको भी डिस्क्वालीफाइड किया जाना चाहिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बेसिस पर। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई, और पिटीशन जो है वो एक यूएई बेस्ड डॉक्टर जो है उन्होंने इस पिटीशन को रिप्रेजेंट किया है कि जो एनआरआई है उनको रिमोट वोट फैसिलिटी जो है वो दी जानी चाहिए। तो इसको लेकर के जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्वेश्चनिंग की, जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एनआरआई क्या होते हैं, सिंपल टर्म्स में आप समझाने की कोशिश करोगे कमेंट बॉक्स में। ओके, कि एनआरआई कौन होते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला, देखो जुडिशरी ने यहाँ पर बोला कि जो पर्सन जिन्होंने अब्रोड कंट्रीज में ही अपने आप को रहना, एक तरीके से एस्टेब्लिश करना, अपने आप को प्रेफर किया है, तो उनको क्या इंडिया में वोटिंग राइट्स दिए जाने चाहिए। दूसरा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को लेकर के अवेयर है, इसीलिए 16th लोकसभा से पहले जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल जो है उसको चेंज करने की कोशिश की थी, और उसमें कुछ अमेंडमेंट लाने की कोशिश की थी। गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ द इशू एंड हैड इवन इंट्रोड्यूस्ड ए बिल टू अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट टू अलाउ ओवरसीज इंडियन टू वोट बाई प्रॉक्सी। ओके, जो ओवरसीज इंडियंस जो हैं उनको ये क्या दिया जाए, ये वोटिंग राइट्स दिया जाए, और प्रॉक्सी के थ्रू जो है वो वोट कर सकते हैं। ओके, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर एनआरआई को वोटिंग राइट जो है वो दिए जाते हैं कि वो अब्रोड में रह करके भी वोट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स जो केरला, तमिलनाडु और जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स है कंट्री की, वहाँ से अब्रोड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारे कंट्री की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पर बोला गया है कि देखो उनको पोस्टल बैलेट का एक तरीके से क्या दिया जाए, राइट दिया जाए कि पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी जो है वो सोल्जर्स को अवेलेबल है, जो किसी दूसरे एरिया में जाकर के, जिन्होंने कंट्री के दूर दूर एरिया में जाकर के वो सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको ये फैसिलिटी जो है वो दे रखी है।
और अभी ये अब्रॉड में रहने वाले लोगों के लिए भी अलाउ करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर के अभी देखो क्वेश्चन चल रहा है, अब इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, जुडिशरी क्या इसमें अपना स्टेटमेंट देती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे गवर्नमेंट जो है वो इसमें चेंज करने की कोशिश कर रही है कि उन सारे लोगों को एक तरीके से अलाउ किया जाए कि वो भी हमारे यहाँ के इलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये रिलेटेड है कश्मीर में। देखो कश्मीर में सेफ्रॉन का जो कल्टीवेशन है, सेफ्रॉन का जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो इसी को लेकर के फोकस किया जा रहा है कि मैक्सिमम जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू इस तरीके की जो सेफ्रॉन कल्टीवेशन है, सेफ्रॉन हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल है, इसको यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर जो है वो यहाँ से प्रमोट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेफ्रॉन कल्टीवेशन है उसको व्यू करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे। तो देखो सेफ्रॉन जो है वो कश्मीर वाले रीजन में अगर हम बात करें, कश्मीर वैली में जो करेवाज जो होते हैं, करेवा क्या होते हैं, एलिवेटेड टेबल लैंड, मतलब एक तरीके से एक तरीके से फ्लैट एरिया जहाँ पर रिवर के थ्रू बहुत सारी इंपॉर्टेंट और फर्टाइल जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पर एक जगह मर्ज हो जाते हैं और उनका यूज़ किया जाता है इस तरीके के एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए। ओके, तो ये जो करेवास है जो एक तरीके से इम्पोर्टेंट एरिया होते हैं जहाँ पर सेफ्रॉन कल्टीवेशन किया जाता है, तो उस जगह पर सेफ्रॉन कल्टीवेशन जो है इसके बारे में बताया गया है कि पहले यहाँ पर जो राइटर हुए हैं, कश्मीरी पोइट हुए हैं एंड क्वीन हब्बा खातून 16th सेंचुरी की, तो उन्होंने भी अपनी जो भी एक तरीके से जो भी उनकी इम्पोर्टेंट पोएम थी उन्होंने ये जो भी ट्रेडिशनल कश्मीर का अटायर था, साथ ही साथ यहाँ की जो भी ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी उन सभी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रोसीजर चल रहा है, एक तरीके से उन पोइट की जो इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं उनको एक तरीके से दोबारा से यहाँ पर रिक्रिएट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर सेफ्रॉन के बारे में बताया गया है। तो देखो कश्मीरी सेफ्रॉन जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, साथ ही साथ में पंपोर सेफ्रॉन हेरिटेज जो है उसको GIAHS इसमें भी इंक्लूड किया गया है। अब ये GIAHS क्या है? GIAHS ये है कि ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जो है, कि मतलब काफ़ी लंबे टाइम से जो एग्रीकल्चर को लेकर के जो सिस्टम चलता आ रहा है उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है। तो इस GIAHS के अंडर हमारे इंडिया की 3 जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं वो इसमें शामिल हैं। तो एक तो सेफ्रॉन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, पेम्पोर सेफ्रॉन जो है सिस्टम उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 2 कौन कौन सी प्रोसीजर हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक तो राइस कल्टीवेशन को लेकर के है, ओके, जो अंडर वाटर राइस कल्टीवेशन किया जाता है केरला इनके कोस्टल रीजन में, ये है। और एक और है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, जिनको GIAHS के अंडर रजिस्टर किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें क्या हो जाता है कि ट्रेडिशनल जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज हैं, उनको सिक्योर करने की एक तरीके से कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हमने डिस्कस किया था कि 2 फिंगर टेस्ट एंड 3 फिंगर टेस्ट जो है उसको लेकर के, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि रेप सर्वाइवर जो होता है, पहले तो हमारी सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है कि जो रेप एक्टिविटी होती हैं उनको लेकर के पहले तो केस ही रजिस्टर नहीं होता है। ओके, सबसे पहली बात तो ये होती है कि यहाँ पर ही लोगों को एक तरीके से फियर लगता है कि केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए, और केस रजिस्टर होता है तो उसके बाद में इस तरीके की जो उनकी प्राइवेसी को एनक्रोच करने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, ओके, जिसमें 2 फिंगर टेस्ट एंड 3 फिंगर टेस्ट, जिसके बेसिस पर ना तो प्रूव किया जा सकता है कि रेप हुआ है या फिर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी ये जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है। तो इसमें यह बताया गया है इस आर्टिकल में कि देखो इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको हम किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है 2012 में जब निर्भया
केस हुआ था, उसके बाद में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए थे। जस्टिस वर्मा कमेटी के बेसिस पर बहुत सारी रिकमेंडेशन जो हैं वो दी गई थी, उन सभी का एक बेसिक लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाया है। ओके, साथ ही साथ में 2013 में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की थी। जो एविडेंस एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया था और इसमें क्लियरली बोला गया था कि 2 फिंगर टेस्ट एंड 3 फिंगर टेस्ट जो है उसको अलाउ ना किया जाए। ओके, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिकल में क्लियरली बोला गया है कि देखो, जो भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव हैं, जो भी इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, उनको लेकर के एक अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे जो भी मेडिकल स्टडी हैं उसमें 2 फिंगर टेस्ट एंड 3 फिंगर टेस्ट को हटाया जाना चाहिए। एक बेसिक अवेयरनेस हमें क्रिएट की जानी चाहिए, तभी जा कर के इस तरीके के इशू जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखो, रेप अगर केस देखने को सामने मिलता है, पहले तो केस रजिस्टर होता नहीं है, उसके बाद में क्या होता है कि अगर 2 फिंगर टेस्ट या 3 फिंगर टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया जाता है, इसके बेसिस पर क्या होता है कि कोई भी वीमेन, कोई भी गर्ल जो है, उनकी प्राइवेसी जो है एक तरीके से एनक्रोच आती है। जो पहले से सेक्सुअली एक्टिव अगर गर्ल या वीमेन है तो उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरीके से बाहर जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये रिकमेंडेशन दी गई थी और गवर्नमेंट ने एविडेंस एक्ट में चेंजेस भी किए थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि ये जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। साथ ही साथ में हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है उसके सिलेबस से इसको रिमूव किया जाना चाहिए। कोर्ट जो है उन्होंने बोला है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक सर्कुलर जो है वो रिलीज किया जाए ताकि एक बेसिक अवेयरनेस हो सके। साथ ही साथ में अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि इस तरीके का इशू अगर देखने को मिलता है एक अवेयरनेस के बाद में भी, तो उन डॉक्टर्स को एक तरीके से पनिश किया जाना चाहिए जहां पर ये प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। ओके, और इसमें बताया गया है कि देखो ये भी किया जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अपनी तरफ से गाइडलाइंस दी हैं कि एक रेप टेस्ट किट होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे जो टूल्स हैं उनको लेकर के एक सेक्सुअल असोल्ट अगर देखने को मिला है तो उससे रिलेटेड जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करने के लिए ये किट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में एविडेंस एक्ट जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका सेक्शन 53A जो है, the evidence of a victim character on her previous sexual experience with any person shall not be relevant to the issue of a consent or the quality of consent in the prosecution of sexual offences। तो एविडेंस एक्ट जो है उसमें क्लियरली बोला गया है कि किसी भी गर्ल का या विमेन का अगर पहले से वो सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उनका जो पॉइंट है उसके बेसिस पर आप अगर सेक्सुअल असोल्ट हुआ है तो उसको एक तरीके से क्लेरिफाई नहीं कर सकते हो। ओके, ये क्लियरली बोला गया है एविडेंस एक्ट में। ओके, तो यहाँ पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको हमें सीरियसली लेने की जरूरत है और तभी जाकर के इन इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो, इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि इंडिया की जो स्टोरी है उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोविड पेंडेमिक से वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला और हर कंट्री जो है वो इफेक्ट हुआ, तो इसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको लेकर के इस तरीके की टर्म्स देखने को मिलती है कि इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर ग्रो कर रहा है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में। लेकिन इस आर्टिकल में बहुत सारे डाटा रख रखे हैं और इन डाटा के बेसिस पर अलग अलग पॉइंट्स पर क्लियरली बोला गया है कि इंडिया की जो कंडीशन है वो हर पॉइंट्स पर, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट रेट ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ILO ने अभी अपने डाटा रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा 15 to 24 एज के वो बच्चे जो वर्क के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इनमें जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी इंडिया में एक डिक्रीज लेवल पर देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट के साथ में इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रही है। तो इस आर्टिकल का कंक्लूजन ये है कि कोशिश हमें ये करनी होगी कि हमारी जो पॉलिसी है वो इस तरीके से हम चेंज करें ताकि जो भी इशू है उनको हम सॉल्व कर पाएँ और रिवाइवल स्टेज में इंडिया को दोबारा से एस्टेब्लिश कर पाएँ। यहाँ पर जो आर्टिकल है राइटर ने बोला है पोल्यूशन के बारे में। यहाँ पर राइटर ने क्लियरली किया है कि देखो हर स्टेट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ होती हैं। तो इनके ऊपर भी अगर फोकस किया जाए तो जो पोल्यूशन इशू है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे हैं जिसके बेसिस पर पोल्यूशन को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने यह बात की कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। अब ये जो मल्टी मेंबर बॉडी है इसमें अगर हम बात करें साइंटिस्ट की या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वालिफाइड पर्सन, तो उनका जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी कम है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड या अदर पर्सन जो इन्फ्लुएंस होकर के उनको अपॉइंट यहाँ पर किया जाता है। और लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड पर्सन या फिर साइंटिस्ट इनको इंक्लूड किया जाए तो हो सकता है कि बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जो भी इसके मेंबर होते हैं उनका एक टर्म जो है वो डिसाइड होना चाहिए। उस टर्म के बेसिस पर क्या होना चाहिए कि इतने टर्म तक काम करेंगे तो एक रिजल्ट निकल करके आएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। कुछ कुछ स्टेट्स में जो मेंबर्स हैं उनके टर्म की अगर हम बात करें, जैसे कि छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पर 18 डेज देखने को मिला चेयरपर्सन का टेन्योर। साथ ही साथ में जो मेंबर सेक्रेटरी हैं हरियाणा उत्तर प्रदेश में उनमें 15 डेज का। तो अब इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, क्या काम करेंगे वो। ओके। दूसरा यहाँ पर बताया गया है जो मेंबर हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वो अंडर स्टाफ्ड हैं। ये जो बोर्ड है जो है अंडर स्टाफ्ड है, मतलब जितनी इनकी स्ट्रेंथ है उससे कम स्टाफ हमेशा इसमें प्रेजेंट रहता है। तो राइटर का ये बोलना है कि अगर हम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक तरीके से स्ट्रेंथन करें, उसको अच्छे से एस्टेब्लिश करें तो किसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकल करके आ सकते हैं और पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो C295 इंडिया का जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको फ्लोरिश करने के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक तरीके से एस्टेब्लिश किया। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर इंडिया इसके ऊपर अच्छे से फोकस करता है और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स को अगर एक तरीके से लेकर के साथ चलता है तो बहुत सारे पॉइंट्स के या बहुत सारे एरियाज में इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट के रूप में एस्टेब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर। और अभी जो 2 फिंगर टेस्ट और 3 फिंगर टेस्ट को लेकर के यहाँ पर जो अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया उसी के बारे में एक्टिविस्ट का ये बोलना है कि अगर अभी भी डॉक्टर इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं सेक्सुअल असोल्ट को रेगुलेट करने के लिए या उस इशू को टैकल करने के लिए, तो ऐसे डॉक्टर्स को पेनलाइजिंग करना चाहिए, पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड, पेज नंबर 11 पर। और यहाँ पर जो आर्टिकल है यह देखिए, देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने राजस्थान स्टेट में एक मानगढ़ धाम है उसको डेवलप करने के लिए बोला है कि इसके रीजनल एरिया में मध्य प्रदेश स्टेट, गुजरात स्टेट और राजस्थान तीनों मिलकर के जो मानगढ़ धाम है उसको डेवलप करे। तो मानगढ़ धाम कहाँ है, राजस्थान का जो बिल्कुल सदर्न पार्ट है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में एक प्रोमिनेंट आइडेंटिटी है ग्लोबल लेवल पर ट्राइबल्स को लेकर के मानगढ़ धाम। यहाँ पर क्या हुआ था कि 1913 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है उन्होंने यहाँ पर लगभग 1500 के लगभग ट्राइबल जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। और जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है जिसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो भील ट्राइबल्स थे और फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे। तो यहाँ पर ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे कि जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है गवर्नमेंट का उसको एबोलिश करने के लिए और जो एग्रीकल्चर टैक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोज किए गए हैं उनको ख़त्म करवाने के लिए कि हम इकट्ठे होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने यहाँ पर फायरिंग कर दी और जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली बोला है कि ये जो धाम है मानगढ़ धाम ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको डेवलप किया जाए ताकि नेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ मोन्यूमेंट का इसको डेजिग्नेशन दिया जा सके। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि मानगढ़ धाम मैस्कर या फिर मानगढ़ धाम जो है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश है। क्योंकि यहाँ पर SCO की मीटिंग में फोकस किया गया बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने टारगेट किया एक तरीके से इसको लेकर के। तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में हम फोकस हैं और चाहबार पोर्ट के थ्रू हमारा मैक्सिमम ट्रेड हो रहा है और नॉर्थ टू साउथ जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसके थ्रू हमें जो भी हमारा
रिलेशन है, ट्रेड मैनेजमेंट है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अदर कंट्री जो है उन्होंने चाइना के इस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया कि इसके थ्रू ही कनेक्टिविटी होनी चाहिए संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो सभी कंट्री जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें भी कनेक्टिविटी अच्छे से हो सके और ये ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से एस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर देखो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है उसमें एन इनवेजिव ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में बताया गया है कि सेना स्पेक्ट बिलिस जो है वो यहाँ पर कुछ सालों से इसकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ओके, इसको लेकर के मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, जहाँ पर बोला गया है कि इस तरीके की इन्वेजिव ट्री स्पीसीज को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।